अच्छा उसामा, जो आईएमएफ के हवाले से हम देख रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना साहब भी जो बात करते हैं, फिर जो आयशा गौस पाशा साहिबा ने जो जिस तरह कहा कि जी जो उनके चीफ़ थे आईएमएफ मिशन के कि जी वो अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, तो ये एक बड़ी सख्त स्टेटमेंट है जो दी गई थी। बहरहाल उन्होंने ये स्टेटमेंट दी और कुछ सोच के दी होगी, उसके हवाले से बड़ी फिर चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि पता नहीं अब हमने आईएमएफ के बगैर ही चलना है या हम इरादा कर चुके हैं। आपको इस सब की क्या समझ आई है? माजी में जो इसहाक डार साहब का जो एक्सपीरियंस IMF से है वो ज़रा मुख्तलिफ है। वो अदवार मुख्तलिफ थे, तब इंटरनेशनल पावर्स को पाकिस्तान की और तरह से ज़रूरियात थी, अफ़गान वॉर वो ये सब कुछ था। तो इसहाक डार साहब शायद उसी तरह से डील करना चाह रहे हैं। उस वक्त वेवर्स मिल जाते थे कि अच्छा ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लें, ऐसे नहीं ऐसे कर लें। अब इसहाक डार साहब ने तो अपना एटीट्यूड ये रखा कि अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई रेटिंग एजेंसी है, वो कुछ कह देती है, कहते हैं मैं बिफिटिंग रिस्पॉन्स दूंगा आपको अगर आप ये कर रहे हैं, फिर देख लें हम भी इस तरह से हैं, मैं आ रहा हूँ तो डॉलर इस तरह नीचे आ रहा है। उनकी वो जहनीत जो है वो सिर्फ एक डिक्टेटर की जिस तरह होता है ना कि मैं कहूँगा मेरे हाथ के इशारे से सारा कुछ हो जाएगा, इस तरह कर दें, डॉलर रेट को मैं कंट्रोल कर लूँगा, वो इससे बाहर निकल ही नहीं सके। और इस वजह से उन्होंने IMF के साथ मामलात ख़राब किए। मिफ्ता इस्माइल साहब काफ़ी हद तक लगता है कि चलवा रहे थे कि जिस तरह से भी है। उसके बाद इसहाक डार साहब ने आके जो एटीट्यूड दिखाना शुरू किया, उससे भी जाहिर है कि एक आदमी एक ऑर्गेनाइजेशन से आप मांग रहे हैं, आप जाकर खुद ही आपके तो रहनुमा कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो आप चूज करना चाह रहे थे। उन्होंने फिर इसलिए फिर उसमें स्टेटमेंट भी दे दी कि जब आप उनको ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं हमें आपने जो शराइत रखी है उसके मुताबिक तो नहीं हम करेंगे, 6 अरब डॉलर नहीं हम ला रहे, हम 2 या 4 अरब डॉलर ही ला रहे हैं और इसी पर आप हमें कर्ज दे दें, हमने आपकी शराइत पूरी कर दी है, बस और कुछ रह नहीं गई। तो जब ये पब्लिक में आकर इस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहे तो IMF फिर उस पर नाराज होता रहा कि जी आप हमारे साथ बैठ कर और बात कर रहे हैं और बाहर जाकर आप इस तरह की स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी मुझे नहीं पता लग रहा कि क्यों इस तरह से है। उनका बिहेवियर बड़ा अजीब सा है। तो फिर उन्होंने अपना बिहेवियर दिखाया, उन्होंने कहा जी आप कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल करते हुए अपने जो पॉलिटिकल मामलात हैं उनको निपटाएं। तो मुझे लगता है कि IMF वाला तो अब काम हो गया खत्म, और ना कोई मीटिंग है, ना कोई बात है, ना कोई स्टेटमेंट है। हम ना ही समझें IMF के बारे में, कम से कम इनके टेन्योर में तो नहीं, इस बजट के बाद ही कुछ होगा और जब मजबूर होंगे तब जाएंगे। और उसके बाद माहिर माशियात ये कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा सख्त शराइत होंगी, क्योंकि एक तो आपको नजर आ रहा है कि आपने पिछला प्रोग्राम पूरा नहीं किया और आपने जो कमिटमेंट्स की वो पूरी नहीं की। अब आप नए प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं तो पहले से ज़्यादा सख्त शराइत भी होंगी, और जब बजट बना चुके होंगे आप उसके बाद आपको एक और बजट, जिसको मिनी बजट या एक्स्ट्रा को बजट लाना पड़ेगा जो उनके मुताबिक होगा कि अच्छा जी हम जो नहीं किया अब हम कर रहे हैं, हम अपनी गुडविल आपको शो कर रहे हैं। पहले आपको वो करना पड़ेगा और फिर बाकी शराइत की तरफ आना पड़ेगा, जो कि और ज़्यादा मुश्किल होंगी। तो अगला 1 साल मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होने जा रहा है, बहुत ज़्यादा टफ होने जा रहा है। जो ये हमने पिछले इस हुकूमत के 13-14 माह देखे हैं, मुझे अगला साल या अगले 2-3 साल उससे भी ज़्यादा मुश्किल नजर आ रहे हैं। अच्छा उसामा, एक आम आदमी जो है वो हुकूमत से बजट में किस किस्म की उम्मीदें लगा के बैठा होता है, आप समझ सकते हैं। तो फिर ये जो अगर हम मौजूदा हालात देखें उसमें इनके लिए भी रिलीफ देना कितना बड़ा चैलेंज होगा। ज़ाहिर बात है अगर वो कह रहे हैं हम रिलीफ देंगे, अवाम दोस्त बजट होगा, तो चैलेंज ही होगा ना हुकूमत के लिए। फिर IMF के पास भी नहीं जा रहे। डॉक्टर साहब, पिछले कुछ अरसे में इतना बुरा हाल हो गया है कि बहुत लोग जो एक वक्त में किसी की मदद करते थे आज वो लोगों से मदद मांग रहे हैं। ये आपको भी एक्सपीरियंस हो रहा होगा इर्द गिर्द, और हम सब भी इस चीज़ को देख रहे हैं। जब ये हाल होगा कि 13 से 14 माह हम हर महीना आने वाला पिछले महीने से ज़्यादा महंगाई देख रहे हैं, एक तसलसल है, और मई में 38% महंगाई पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड बन गया। अब आगे खुद हुकूमत कह रही है कि जी हम बजट में 21% रखेंगे, जबकि आपने पिछले बजट में कोई एक टारगेट नहीं अचीव कर सके। कोई 5-5.5% जी ग्रोथ होगी, वैसे हमें कम से कम 7% ग्रोथ चाहिए जितनी हमारी नौजवान आबादी आती है उनको रोज़गार के लिए, तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए। चले 5.5% आपने रखा, वो खुद आप मान रहे हैं 0.29% पे थी, जो कि चैलेंज कर रहे हैं बहुत से हमारे माशियात, वो कह रहे हैं जी मनफी में थी। यानी आप एक तरफ कह रहे हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसमें सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं वो नीचे चले गई। कार सारे आपको कह रहे हैं कि जनाब हमारी बर्बादी हो गई, यहाँ से इन्वेस्टमेंट जा रही है, नई इन्वेस्टमेंट क्या आनी थी। तो आप मुझे बताएं कि किस तरह से आप बेहतरी लेकर आएंगे। टैक्स आप कह रहे हैं जी हम इतना इकट्ठा कर लेंगे, क्या खाक इकट्ठा करेंगे, पीछे आप अचीव कर नहीं सके टैक्स टारगेट। टैक्स आपके पास होगा तो आप लोगों को दे सकेंगे। अब तो यह हाल है जो हमने कर्ज उतारना है वो उससे बढ़ गया है जितना हमारी आमदन होगी, ये तो हाल हो गया। तो हम कहां से काम शुरू करेंगे, कहां पर खत्म करेंगे। लोगों का हाल ये है कि उनकी जो आमदनी थी, यानी एक तो बढ़ी नहीं, महंगाई इतनी बढ़ती चली गई कि जिसके पास फर्ज कीजिए कोई 10,000 रुपए थे तो अब वो समझें कि 6,000 रुपए प्रैक्टिकली रह गए हैं। वो जो 10,000 कमा रहा था या 20,000 कमा रहा था, 30,000 कमा रहा था, वो उसका 40% निकल गया, खत्म हो गया, उसकी कैपेसिटी नहीं रह गई। तो सिर्फ ये नहीं है आपके पास के लोगों के पास जनाब वो महंगाई हो गई है, एक चीजें महंगी हो गई और दूसरा एक उसकी कैपेसिटी भी खत्म हो गई। सिंपल सा सवाल है कि एक मजदूर की और एक आम जो तनख्वाहदार आदमी है उसकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए?
देखिए इस वक्त जो हालात है मैं समझता हूँ कम से कम 50,000 रुपये अगर उसके पास होंगे वो फिर एक किसी तरह से गुजारा कर सकेगा। आप देखिए ना कि एक तरफ हुकूमत कहती है जी हमने पेट्रोल जनाब 8 रुपये कम कर दिया, हमने जी ये काम कर दिया, बिजली का आप देखिए, गैस का आप देखिए, साथ ही पता लग जाता है जी गैस कितनी बढ़ गई यानी है। जिसकी तनख्वाह 28 से 30,000 थी उसकी अगर आप डबल ना भी करें 60 तो 50 जरूर होनी चाहिए। अगर उसने रोजाना आप मुझे बताएं 5 अफराद हैं घर के, फर्ज कर लीजिए, तो वो सिर्फ अपनी खुराक का ही लगाए तो उसको तो रोजाना 500 से 1,000 रुपया कम से कम अपनी खुराक के लिए चाहिए। कम से कम आप छोड़ दें गैस और बिजली और ये सब चीजें छोड़ दें, सिर्फ खुराक के लिए 25,000 तो उसके खाने का बजट। हाँ जी, आप देखिए कि जी बम्पर फिर लोग किराए के घरों में रहते हैं, बिल्स देने होते हैं, चाहे एक पंखा ही चल रहा है, पंखा तो चलेगा ना गरीब के घर में। और मुझे नहीं पता कि अब वो लोग किस तरह, जो लोग कभी 1 साल पहले एसी में रह रहे थे अब वो एसी नहीं यूज कर रहे, ये हाल या उन्होंने आर्ज अपने डिसाइड कर लिया कि हम रात के टाइम एसी चला लेंगे, दिन के टाइम बहुत गर्मी जब होगी, ऐसा हो रहा है। मुश्किल में है कि मिडिल क्लास सब बंदे परेशान। कोई भी एक शख्स मुझे नहीं मिलता जो इस कैटेगरी में था, जो 20, 25, 30,000 कमा रहा था, अब वो ये ना ढूंढ रहा हो कि यार मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाए या मैं दूसरी जॉब मिल जाए, क्योंकि उसके बगैर उसका गुजारा ही नहीं है। और अब सोचें कि उसके हमारे सेहत पर क्या असरात होंगे कि एक शख्स एक मशीन बन गया है, वो ढूंढ रहा है, उसको वो भी नहीं, और फिर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि उसको जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता। यानी एक काम के जिसके 20,000 रुपये मिलने चाहिए वो बेचारा 10,000 पर उस काम करने को तैयार है अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ अब ये हालात हो गए हैं कि लोगों के लिए तो खुराक का एक मसला बन गया है। और हुकूमत जो है वहाँ पर अगर देखें तो सागडर सब कह रहे होते हैं हमने तो देखें बड़ी अच्छी तरफ ले गए, हमने तो डिफ़ॉल्ट नहीं किया। जहाँ आपका बेंच मार्क ये है, जहाँ आपने क्राइटेरिया ये रखा हुआ है अपनी कारकर्दगी का कि जी हम डिफ़ॉल्ट नहीं हमने मुल्क को होने दिया, यानी डिफ़ॉल्ट के बाद जो हालात होते हैं वो तो आपने पहले पैदा कर दिए हुए हैं। इतनी महंगाई, आज श्रीलंका जो डिफॉल्ट कर चुका उसका हमें लगता है कि उसकी करेंसी हमसे बेहतर परफॉर्म कर रही है। आज हम अगर अपना मुवाजना करने लग गए हैं तो यह हाल हो गया जी अफगानिस्तान हमें बता रहा होता है कि जी आपके तो हालात बहुत बुरे हैं। तो इस तरह से है कि श्रीलंका से तो लोग डील करना चाह रहे हैं, हमारे से नहीं डील करना चाह रहे। यहाँ से इन्वेस्टर जो है वो अब श्रीलंका की तरफ जाने का सोच रहे हैं, इतने बुरे हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के, तो कहाँ से यहाँ रोजगार होगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।